बहुत सारे देखो आपके पास मैंने पहले भी शूट करके गए हैं, तो आपका ब्रीडिंग का जो डॉग हमने देखे हैं, आपके पास जो डॉग देखे हैं और मार्केट में जो फ्रेंच मैस्टिफ देखने को मिलता है, तो उसमें सर हेल एंड हेवन डिफरेंस है। खास करके तो एक बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर तो डिफरेंस है ही, प्लस आपका जो बोन स्ट्रक्चर है, तो बोन स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस मिलते हैं। और सर सबसे बड़ा बात है जो फ्रेंच मैस्टिफ का लुक्स है, उसका हेड में जो रिंकल्स है ये है, तो उतना रिंकल सारा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये सर ये क्या ब्लड लाइन के ऊपर है ना ब्रीड स्टैंडर्ड के ऊपर है? ये देखिए, अगर सिर्फ रिंकल का बात बोले तो रिंकल तो आदमी गलत ब्रीडिंग करके भी ला सकता है जी। वैसे बहुत जगह पे मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने सुना है कि नेपोलियन मैस्टिफ के साथ दूसरा ब्रीड का मीटिंग करा के फिर मैस्टिफ में रिंकल लाया जा रहा है या लैब में भी रिंकल लाया जा रहा है, जो इज़ नॉट अलाउड। आज फिर आगे है कलकत्ता में कूस कैनल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंच मैस्टिफ कैनल है। एंड क्यों बेस्ट है वो आपको ये वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करेंगे, और दादा के साथ बहुत सारे सीक्रेट जो है ब्रीडिंग का, खास करके फ्रेंच मैस्टिफ, वही आपके सामने हम लोग रखेंगे। और दादा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोबारा हम लोग को बुलाए हैं आपका चैनल पे। और पर्टिकुलर ये जो फ्रेंच मैस्टिफ आप ब्रीड करते हो, तो ये ब्रीड का ओरिजिन क्या है? ये वन ऑफ द यूरोपियन ब्रीड है, ये बहुत पुराना ब्रीड है, 18th सेंचुरी का ब्रीड है। तो इसका जो ओरिजिनल नेम है वो नेम है डोगो दे बोर्डेक्स, बट अभी इसका निकनेम आ गया जो है फ्रेंच मैस्टिफ। ये मैस्टिफ ब्रीड का वन ऑफ द मैस्टिफ है और वन ऑफ द मोस्ट रॉयल एंड प्लेफुल मैस्टिफ है, जो मतलब हर किसी इंसान के साथ घुल मिल जाता है, वो छोटा हो बड़ा हो, मतलब जैसे वन ऑफ द फैमिली मेम्बर यू कैन से। बहुत प्लेफुल मैस्टिफ है। और अकॉर्डिंग टू ब्रीड स्टैंडर्ड एफसीआई ब्रीड स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं केसीआई, कैनल क्लब ऑफ इंडिया। तो इसका ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्रीड स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? मतलब इसका साइज बोलिए, इसका लेंथ बोलिए, सारा कुछ कैसा होना चाहिए? देखिए, मेन जो फ्रेंच मैस्टिफ है एज इट इज़ इन मैस्टिफ ब्रीड, तो ये लोग थोड़ा ह्यूज वॉल्यूम का ही होता है। तो ह्यूज वॉल्यूम जैसे फीमेल नॉर्मली होना चाहिए 42 या 42 के अबव, ठीक है, और मेल होना चाहिए पकड़ लीजिए 55 के अबव। जो भी होता है देन वी कैन टेक देम एज एन हेल्दी वन। अभी अगर कोई मेल का वजन नियर अबाउट 70-72 भी चला जाता है, दैट इज ऑल्सो ओके, बट 85-87 ऐसा जाना फिर वो ओवरवेट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ गुड। और अदरवाइज हेड स्ट्रक्चर एंड ऑल इट डिपेंड्स ऑन डॉग टू डॉग, लेकिन जो डीएनए व जेनेटिक्स वाला चीज़ है वो कैरी फॉरवर्ड होता है तो रिजल्ट तो आता ही है। जी जी। और सर बहुत सारे देखो आपके पास मैंने पहले भी शूट करके गए हैं, तो आपका ब्रीडिंग का जो डॉग हमने देखे हैं, आपके पास जो डॉग देखे हैं और मार्केट में जो फ्रेंच मैस्टिफ देखने को मिलता है, तो उसमें सर हेल एंड हेवन डिफरेंस है। खास करके तो एक बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर तो डिफरेंस है ही, प्लस आपका जो बोन स्ट्रक्चर है, तो बोन स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस मिलते हैं। और सर सबसे बड़ा बात है जो फ्रेंच मैस्टिफ का लुक्स है, उसका हेड में जो रिंकल्स है ये है, तो उतना रिंकल सारा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये सर ये क्या ब्लड लाइन के ऊपर है ना ब्रीड स्टैंडर्ड के ऊपर है? ये देखिए, अगर सिर्फ रिंकल का बात बोले तो रिंकल तो आदमी गलत ब्रीडिंग करके भी ला सकता है जी। जैसे बहुत जगह पे मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने सुना है कि नेपोलियन मैस्टिफ के साथ दूसरा ब्रीड का मीटिंग करा के फिर मैस्टिफ में रिंकल लाया जा रहा है या लैब में भी रिंकल लाया जा रहा है, जो इज़ नॉट अलाउड, और वैसा होना भी नहीं चाहिए।
तो लेकिन किया जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर ब्रीड स्टैंडर्ड बोले या प्रॉपर उसका जो एग्जैक्ट ग्रोथ हो वो आना है कि नहीं आना है, वो कितना आना है और कैसे लाना है, वो डिपेंड कर रहा है आप डे 1 से कैसे रख रहे हैं। जैसे अभी तक मैंने जहाँ पे भी डॉग दिया है, फ्रॉम डे 1 टिल टुडे दे आर ऑल कनेक्टेड विथ मी। तो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी इशू, वो लोग मेरे को पहले कॉल करते हैं, आफ्टर दैट दे कॉल द डॉक्टर। और ये मेरा बोला रहता है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, मैं एक लाइफ स्टॉक बेच रहा हूँ, तो उसका कोई भी इशू होगा, आई थिंक आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू कॉल, ताकि मुझे पता रहे और मैं अगर कुछ भी हिसाब से हेल्प कर सकता हूँ, दैट देन आई विल बी ग्रेटफुल। तो उस हिसाब से अगर डे 1 से कोई ख्याल रखता है अपना डॉग का, जैसे हम लोग डे 1 से जो जो चीज़ कंटिन्यू करते हैं ब्रीड स्टैंडर्ड में, वही चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं कि डॉग जो ओनर है, प्रेजेंट ओनर है, उसके घर में भी जाके मिले। तो हम लोग का डॉग जैसे बुकिंग होता है, कोई कोई डॉग बुकिंग होता है, जैसे अभी मेरा बच्चा हुआ, बच्चा होने के टाइम पे, लिटर होने के टाइम पे ऑलरेडी 3 डॉग्स पहले से बुक था जी। जो लोग 1 साल पहले से बुक था, तो डिपेंड करता है कि कौन कब कितना टाइम पहले से बुक कर रहा है। अब आफ्टर दैट जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, वैसे हिसाब से हम लोग बच्चा देते हैं। तो जो होता है, जो बच्चा जिसके पास डिलीवरी जाने से पहले जैसे लिटर हुआ, उसके बाद हम लोग उस बंदे को जो बुक किया है उसको हम लोग वैक्सीनेशन का वीडियो भेजते हैं, उसको हम लोग वीडियो भेजते हैं, उसका जो हम लोग फूड ट्यूटोरियल करते हैं, जैसे जो फूड बनाते हैं, जैसे करके फूड हम लोग देते हैं, वो फूड भी हम लोग पूरा वीडियो बना के भेजते हैं कि कैसे करके हम लोग फूड दे रहे हैं। अच्छा। जैसे कैसे करके हम लोग फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे करके हम लोग फूड दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपको बोला जाता है कुछ और बचपन में उसको घर में खिलाया जाता है कुछ और, तो ऑब्वियसली आप जब लाके उसको दूसरा कुछ देंगे तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, या तो वो लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो पार्वो हो जाएगा, नहीं तो और दूसरा कुछ भी बीमारी हो सकता है, जो बाद में जाके बच्चे का फुल ग्रोथ नहीं लेगा। जी 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 जी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतना छोटा में वो एंटीबायोटिक ले लेगा तो उसका ग्रोथ मिलना तो मुश्किल ही होगा, राइट जी सर। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ नहीं है। तो अगर डे 1 से हम लोग सही से गाइड कर सके सबको, तो आई डोंट थिंक उसमें और कोई इशू हो सकता है। और मैं वही कोशिश करता हूँ, मेरे पास भी जब रहता है तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना पूरा 100% दूँ, ताकि ये लोगों को जो मैक्सिमम ग्रोथ है, जो उसका जेनेटिकल ग्रोथ होना चाहिए, जो उसका डीएनए वाइज ग्रोथ होना चाहिए, वो मिले। और जब क्लाइंट के पास भी जाता है तो क्लाइंट के पास जाने से पहले मैं जैसे फूड ट्यूटोरियल भेजता हूँ, एज वेल एज मैं उसको भेजता हूँ कि वैक्सीनेशन कैसे दिया गया है, ऑन टॉप ऑफ दैट उसको क्या क्या मेडिसिन दिया जा रहा है जी, वो सब मेडिसिन भी हम लोग उसको भेजते हैं, ताकि वो पहले से सब अरेंज करके रखें। जी सर। और पर्टिकुलर फ्रेंच मैस्टिफ में जो आइस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे जगह में ब्लैक आइस भी होता है, तो वो क्या ब्लैक आइस फ्रेंच मैस्टिफ में अलाउड है क्या? नहीं, फ्रेंच मैस्टिफ का जो है, फ्रेंच मैस्टिफ एक्चुअली बचपन में जब होता है तो उसका ब्लू आइज होता है जी, ठीक है। लेकिन ये ब्लू आइज रहता नहीं, ये बेसिकली ब्लू आइज रहता नहीं है। 3-4 महीने के बाद ये आइज चेंज हो जाता है और जो नॉर्मल कलर है वो कलर आ जाता है, लेकिन फुल ब्लैक आइज नहीं होता है। अच्छा। फुल ब्लैक आइज फ्रेंच मैस्टिफ का ब्रीड स्टैंडर्ड में नहीं जाता है, और अगर जाता भी है तो मुझे पता नहीं है पर्सनली, अंश नहीं। अच्छा। और आपने जब फ्रेंच मैस्टिफ का ब्रीडिंग स्टार्ट किए हैं, तो सर कौन सा लाइन आप कैरी कर रहे हो अभी तक? ये फ्रेंच मैस्टिफ जो हम लोग लेके आए हैं, ये फ्रेंच मैस्टिफ प्रिंस जो है, प्रिंस मेरा एक भाई का थ्रू से मुझे मिला था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर काम करके अब इसका लाइन ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, बिकॉज प्रिंस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंच मैस्टिफ विच आई कैन से इन ऑल ओवर इंडिया। मैं बोल नहीं सकता कि सबसे बेस्ट है, बट वन ऑफ द बेस्ट है जी जी जी, बिकॉज हेड स्ट्रक्चर एंड ऑल बहुत बढ़िया है इसका। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका लाइन को कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि बाद में जाके इसका लाइन एग्जिस्ट करे और मुझे भी अच्छा लगे। जैसे इसका बेटा को हम लोगों ने रखा है, ये प्रिंस एंड चीनी का कॉम्बिनेशन है, दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप इसका अभी हेड स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो अभी लंबाई में बढ़ रहा है, इसका साइड एक्सपेंडेशन अभी तक बाकी है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं जी 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 जी। तो ये जब साइड एक्सपेंडेशन होगा तो ये और बढ़िया होगा, अच्छा, ये डायमंड शेप आ जाएगा। तो वही सब चीज़ लेके हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग क्लाइंट को भी गाइड करते हैं टाइम टू टाइम कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि मेडिसिन के ऊपर करना है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर डाइट दे, च्यूइंग करने का स्टाफ दे, कब से क्या च्यूइंग करने देना होगा ताकि उसका ग्रोथ प्रॉपर रहे, हेड का, बोन का, एक्सरसाइज कितना देना है, कैसे एक्सरसाइज देना है, कोई चेन में एक्सरसाइज देता है, कोई चेस्ट में एक्सरसाइज देता है, तो सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम लोग क्लाइंट को गाइड करते हैं टाइम टू टाइम जी।
और सर ये पर्टिकुलर फ्रेंच मैस्टिफ में कुछ स्किन का कुछ इश्यूज रहता है क्या? अगर देखिए प्रॉपरली स्किन का इश्यूज रहता नहीं है, वैसा ये डिपेंड करता है ब्लड लाइन के ऊपर जी। लेकिन जब एक तो डॉग थोड़ा सा एज हो जाता है, जैसे प्रिंस हम लोग का 5 इयर्स प्लस है, हाँ। तो उसका थोड़ा बहुत ऐसे देखिए मार्किंग आ सकता है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। बिकॉज ये रफ सरफेस में जब रहता है तो थोड़ा आ जाता है, जी, बट अदरवाइज यंग जब रहता है तब स्किन इशू कुछ होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो आइदर वो जेनेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और नहीं तो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे ऐसा कुछ सामान है जिससे उससे एलर्जिक हो रहा है, तो उसको डॉक्टर दिखाना चाहिए। जी सर। और सर ये तो है एक मैस्टिफ ब्रीड और देखने में भी सर खतरनाक लगता है, और ये इसका जो आपका टेम्परमेंट है, ये क्या कूल टेम्परमेंट? आपके पास तो सारे डॉग हम कूल टेम्परमेंट के देखे हैं, लेकिन अगर ब्लड लाइन का कुछ 19-20 हो जाएगा तो टेम्परमेंट क्या खराब हो सकता है क्या? देखिए अगर आप प्योर ब्रीड रख रहे हैं, फ्रेंच मैस्टिफ प्योर ब्रीड रख रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत ही कम है। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये भी है कि आप कैसे रख रहे हैं, ओनर के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका डॉग कैसे रहेगा। जी जी जी। जैसे बहुत आदमी फ्रेंच मैस्टिफ ले जाके उसको टाई अप करके रख देता है सारा दिन। फ्रेंच मैस्टिफ क्यों, कोई भी डॉग आप लेके जाके आप उसको पिंजरे में रखें, बचपन से उसको टॉर्चर कर रहे हैं या उसको परेशान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ही और शी वुड बी बाइटर। तो वो आप डॉग को ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो ओनर के ऊपर 90% डिपेंड करता है और 10% डिपेंड करता है डॉग के ऊपर कि डॉग कैसे रहेगा। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर आपका लाइन प्योर है, अगर लाइन में आपका मिक्स नहीं है, तो डॉग का टेम्परमेंट अच्छा रहता है। अब अगर पकड़ लीजिए 10 में से एक ठो कुत्ता वैसा निकल गया, देन दैट इज योर लक। लेकिन मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं है कि फ्रेंच मैस्टिफ जाके अचानक से किसी को अटैक कर दिया, मेरे घर में भी हो या बाहर में भी हो। और जहाँ पे भी मैंने इशू देखा है वो ओनर की तरफ से इशू देखा है, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने 3-4 जगह पे थोड़ा सा इशू देखा है, मेरा ब्रीडिंग का नहीं, बाहर का। जहाँ पे मैंने एक बार एक बड़ा फीमेल को देखने गया था, उसका तबीयत खराब था तो देखने गया था, तो शी वॉज ऑल्सो लिटिल अग्रेसिव। तो वो तब मैंने देखा था कि उसको छत पे बांध के रखा था, उसको प्रॉपर्ली खाना नहीं दे रहा, ये वो। तो ये सब चीज़ मैटर करता है कि आप डॉग को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपको फैमिली के साथ रखना है तो डॉग आपका कभी बाइटर नहीं होगा, क्योंकि मैं जब फ्रेंच मैस्टिफ स्टार्ट किया तब मेरा घर में मेरा बड़ा बेटी का उम्र था 1.5 साल। जी जी। सो आज तक तो हम लोग को ऊपर वाले का दुआ से कभी कोई एक्सीडेंट नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये डॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या प्लेफुल डॉग है? बहुत प्लेफुल है, बहुत प्लेफुल है। अच्छा। मतलब उसको सारा दिन आप खाली प्यार करो, उसको सारा दिन आप खाली खेलते रहो उसके साथ, और उसको और कुछ नहीं चाहिए। 2 टाइम आप खाना दो बस। और पहला 1 साल जो मेहनत वाला है, वो मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि पहला 1 साल आपको बहुत मेहनत करना है। पहला 1 साल आपको उसको एक्सरसाइज देना है, पहला 1 साल उसको आपको प्रॉपर फूड सप्लीमेंट जो जो उसको ज़रूरत है वो सब देना है। और 1 साल बाद आपका वो मेहनत बहुत कम है, एकदम मिनिमम, और आपका खर्चा भी मिनिमम है। जस्ट 2 टाइम खाना दीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, खेला करिए, एक्सरसाइज हल्का बहुत करिए 15-20 मिनट के लिए, वही एनफ। जी। और सर ये तो मैस्टिफ ब्रीड है, अगर जो लोग ज़्यादा चेनिंग करके रखते हैं तो उसके वजह से इसका पैर ईस्ट वेस्ट का प्रॉब्लम आता है क्या? ये ट्रेनिंग खाली बोलने से होगा नहीं, टाइल्स, मार्बल्स, फ्लोरिंग के लिए भी होता है। ठीक है, और एक्सरसाइज फ्रेंच मैस्टिफ को उतना ही देना है जितना वो ले सक रहा है। अच्छा। पकड़ लीजिए आप पहला दिन ही उसको निकाल के आधा घंटा वॉक करा दिया, देन दैट वुड बी रिस्की। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये उतना इन लोगों को वर्किंग ग्रुप में रखा गया है शो में, बट ये लोग डोबरमैन या रॉटवेलर की तरह उतना एक्टिव नहीं है। अच्छा। उतना दौड़ा दौड़ी नहीं कर सकता, उतना देर भाग नहीं सकता। तो आप अगर पहला दिन से जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को यही चीज़ दिमाग में रखना है कि पहला दिन आप इन लोगों को 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट वॉक कराइए, फिर घर लेके आ जाइए। मतलब डे बाय डे आप इसको बढ़ाइए, बट एट ए स्टेज आई थिंक 15-20 मिनट का वॉक इज मोर देन एनफ। उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा जी। और अगर फर्स्ट टाइम जो डॉग ओनर है, तो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए पर्टिकुलर ये अगर किसी का मैस्टिफ का शौक है तो फ्रेंच मैस्टिफ सही है क्या? फर्स्ट टाइम ओनर है अगर सीरियस है तभी सही है, नहीं तो नहीं है। हम लास्ट टाइम भी ये चीज़ बोला था, अगर जस्ट आपको शौक आया कि अभी आपको लेना है फिर आप छोड़ देंगे, या आपका घर में कोई और इसका देखा देखी करेगा, आपको देखा दुखी करना नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू डोंट गो फॉर इट। क्योंकि जो पहला 1 साल का मेहनत है, अगर आप उसमें फांकी दे देंगे तो फिर डॉग का सही से ग्रोथ भी नहीं होगा, फिजिकल मेंटल ग्रोथ इफेक्ट होगा दोनों, और माने आपको मज़ा नहीं आएगा। जी 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 जी। तो अगर आप सीरियस है कि नहीं मुझे ये डॉग रखना ही है, मैं इसके पीछे मेहनत करूँगा,
क्योंकि पहला एक साल, हम फिर से बोल रहे हैं, पहला एक साल फ्रेंच मैस्टिफ के लिए थोड़ा सा मेहनत वाला होता है, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपरली एक्सरसाइज देना होता है, उसको प्रॉपर फूड देना होता है और उसका प्रॉपर सप्लीमेंट चलाना होता है, ताकि पैर का हिप जॉइंट का इशू ना हो, ताकि उसका कोई तरह का बॉडी स्ट्रक्चर का डिसइम्प्रूवमेंट ना हो, ताकि प्रॉपर इम्प्रूवमेंट मिले उसको। तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों का कोई भी फ्रेंच मैस्टिफ का ब्रीडिंग किया जाता है, उसका पहले उसका फीमेल का एंड मेल का हिप जॉइंट का टेस्ट किया जाता है। अच्छा, वी ऑलवेज डू दैट कि किसी का हिप डिप्लेशिया इशू है कि नहीं। वंस वी आर श्योर कि हिप डिप्लेशिया इशू नहीं है, तब जाके हम लोग उसका ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग को नहीं चाहिए कि गलत तरीके से ब्रीडिंग करके बैड डॉग किसी को प्रोवाइड करने, क्योंकि हिप डिप्लेशिया इज़ वन काइंड ऑफ ए जेनेटिक और डिसऑर्डर जो हिप में पेन होता है, और ये मैस्टिफ ब्रीड में बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा ब्रीड में। तो हम लोग उसका पहले टेस्ट कर लेते हैं, एक्सरे करके कंफर्म कर लेते हैं फीमेल को कि इसका जेनेटिकली कोई हिप डिप्लेशिया का इशू है कि नहीं। डॉक्टर कंफर्म करता है, उसके बाद ही हम लोग उसको ब्रीडिंग के लिए जाते हैं। नहीं, मैक्सिमम सर आपके पास जितने सारे, आप तो बहुत कम लिमिटेड ब्रीडिंग करते हो, और आपके पास जितने सारे बच्चा होता है तो मैक्सिमम शो होम में ही आपका बच्चा जाता है। राइट। तो मैंने बच्चा, देखो बच्चा सभी देखते हैं, फ्रेंच मैस्टिफ का बच्चा बहुत लोग देखते हैं, जो आपका सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, लेकिन आपके पास जो प्रोड्यूस किया हुआ जो आपका बच्चा है, तो उसमें बहुत सारे अंतर देखने को मिलता है। तो वो सर डिफरेंस सर क्या क्या है सर? डिफरेंस आपके सामने, इसका उम्र है 13 मंथ्स जी, इज़ ओनली 13 मंथ्स। तो आप खुद इसका डिफरेंस देख सकते हैं जी। इज़ ऑलरेडी मोर देन 49 किलो। इसका हेड स्ट्रक्चर अभी कितना बड़ा हो गया, तो ये और बड़ा होने वाला है जी। तो आप खुद अपने आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। ये तो डिफरेंस में मुंह से बोलूंगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, आप रेयरिंग सर कैसे करते हैं? रेयरिंग जैसे हम लोग करते हैं, जैसे वी ट्राई टू फोकस ऑन मदर मिल्क। अच्छा, उसके बाद मदर मिल्क जैसे बंद हो जाता है तो फिर हम लोग जैसे कम हो जाता है, ऑब्वियसली कोई फीमेल का 20 दिन तक रहता है, कोई फीमेल का 10-12 दिन में खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर वैसा सिचुएशन होता है और अगर कोई हिसाब से हम लोग उसको बढ़ा नहीं सक रहे, देन वी गो फॉर द हैंड फीडिंग। हैंड फीडिंग भी हम लोग कोई लोकल मिल्क से नहीं करते हैं, या तो रॉयल कैनिन यूज़ करते हैं, नहीं तो जो गोट मिल्क है, गोट मिल्क यूज़ करते हैं, जो इजीली डाइजेस्टेबल है, जिसके लिए डॉग के ऊपर कोई प्रेशर ना है। और उसके बाद हम लोग उसका जो सॉलिड फूड है वो भिंगा के जब स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ओनली आफ्टर 27 डेज। अच्छा, 27 डेज बाद हम लोग वो स्टार्ट करते हैं, और हम लोग सब मेजर करके ही देते हैं। लाइक पहले हम लोग वही 20 ग्राम करके स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे ईच पपी इंक्रीज करते हैं। जी जी जी। और सर आपने एक बात पहले कहा था कि फर्स्ट 1 ईयर बहुत वाइटल है ये लोग का ग्रोथ के लिए। तो अगर आपके पास से मान लो 60-70 दिन के बाद जो डॉग ओनर के पास चला जाएगा ये मतलब बच्चा, तो वो लोग कौन सा फूड में अपना डॉग को रेडी करता है? घर वाला फूड या आपका पैकेट फूड, कौन सा फूड आप रिकमेंड? देखिए, आप घर वाला फूड भी दे सकते हैं, दैट इज नॉट ए बिग इशू। ठीक है, कोई इवन बीफ भी देता है, बट मैं बीफ में उतना बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि रेड मीट जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। जी जी। आई गो फॉर द मटन लेग, हफ्ता में 1-2 बार जो च्यू करने के लिए देते हैं, लेकिन वो भी 4 महीना उम्र के बाद। अच्छा, नहीं तो दांत का स्ट्रक्चर टेढ़ा बेका हो जाता है, जो शो में अलाउ नहीं है, वो थोड़ा इफेक्ट होता है। और नॉर्मली आप अगर फूड देते हैं, देन यू कैन गो फॉर गुड ड्राई फ्रूट, जो अच्छा ब्रांड है मार्केट में, ओरिजिन दे सकते हैं, रॉयल कैनिन दे सकते हैं। जी जी जी। ठीक है, अभी कैनिन क्रीक भी अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है। कैनिन क्रीक का जो आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, वो भी दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो अगर कोई चिकन राइस में भी रख सकता है तो दैट इज ऑल्सो गुड, बट चिकन मतलब वो खाली गला वाला पार्ट्स नहीं, प्रॉपर चिकन। अच्छा, जैसे हम लोग जो प्रॉपर चिकन देते हैं, जो एक डॉग को अगर हम लोग को चिकन देना है, तो एक जो एडल्ट डॉग है उसको 350 ग्राम चिकन 1 टाइम, मतलब दिन में 2 बार 700 ग्राम वो चिकन खाएगा, दैट इज विदाउट बोन, बोनलेस चिकन, मतलब सॉलिड चिकन, वी डोंट गिव बोन्स एंड ऑल। तो ये चिकन और थोड़ा सा राइस, मतलब चिकन राइस होना चाहिए, चिकन थोड़ा सा राइस, ऐसा नहीं कि बहुत राइस
हाँ, थोड़ा सा चिकन राइस मतलब वो होना चाहिए। जी, एंड मैं उतना वेजिटेबल यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत आदमी वेजिटेबल यूज़ करता है, लेकिन मैं वेजिटेबल उतना यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ कुछ वेजिटेबल में गैस फॉर्म होता है। तो मैं चिकन राइस, प्रॉपर चिकन राइस के ऊपर ही रखता हूँ अगर किसी डॉग को रखना है, और किसी को अगर मेरे को प्रॉपरली शो में उतारना है तो मैं उसको ड्राई फूड में ही रखता हूँ। जी जी। और एक तो आप ये नोटिस किए हो कि नहीं पता नहीं है, जो डॉग बाहर नहीं जाता है, घर के बाहर नहीं जाता है, अगर थोड़ा सा आपका 4-5 महीने के बाद अगर डॉग ओनर बाहर ले जाना स्टार्ट करता है तो उसका थोड़ा जर्किंग होता है, ये होता है, और ख़ास करके मैस्टिफ ब्रीड है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये कैसे ओनर आपका मेंटेन करे? देखिए, अगर आप बहुत दिन बाद पहला बार डॉग को निकाल रहा है, ट्राई टू यूज़ चेस्ट बेल्ट। ओके। पहला 1-2 बार जब आप निकालेंगे तो चेस्ट बेल्ट यूज़ करिए। चेस्ट बेल्ट यूज़ करने से ये इशू नहीं रहेगा। देन यू कैन मैनेज द डॉग, ठीक है। चोक चेन में या तो डॉग चोक हो सकता है, नहीं तो आपको टान के ले जाएगा। तो चेस्ट बेल्ट पकड़ेंगे तो डॉग का इंजर्ड होने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन आपको वो ग्रिप भी सॉलिड रखना होगा, नहीं तो आपको फिर खींच के लेके चला जाएगा। जी जी जी। तो जो पहला अगर पकड़ लीजिए 6 महीना 7 महीना बाद कोई अचानक से निकाल रहा है, तो पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द डॉग ही शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और जिसको डॉग ऑबे करे, जिसको डॉग माने, ठीक है। जैसे हम लोग का कोई भी डॉग है, कुछ भी करे, हमको कहीं पे भी लेके जाना है, इफ ही इज अग्री और नॉट एग्री, हम अगर ऐसे करके चेन पकड़ेंगे देन ही इज सपोज टू गो एंड ही विल गो। तो ये सब चीज आपको ट्रेनर से ही सीखना मिलेगा। तो अगर आप खुद ट्रेनिंग कर सक रहे हैं, वेरी गुड, अदरवाइज प्रॉपर एक तो ट्रेनर रखिए जो लार्ज ब्रीड को डील करता है। जी सर जी। कोई टॉय ब्रीड वाले को लार्ज ब्रीड देके आपका फायदा नहीं होगा। जी 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 जी। दादा, आपने तो बहुत सारे ब्रीडिंग किया हो, तो आपका कितना जनरेशन ब्रीडिंग का चल रहा है? आपका कितना जनरेशन है? मेरा ये 4th जनरेशन है। अच्छा अच्छा। ये 4th जनरेशन है। तो आपने इतना बार ब्रीडिंग किए हो तो क्या क्या दिक्कतें का सामना करना, मतलब आप करना पड़ा आपको? फ्रेंच मैस्टिफ ब्रीडिंग अगर बोल रहे हैं तो प्रॉपरली जब मेटिंग होता है, मेटिंग इज़ अ टफ जॉब। आपका अच्छा हैंडलर चाहिए क्योंकि ये लोग लार्ज ब्रीड है, आपको उतना बार टाइम नहीं देंगे। अच्छा। जैसे टॉय ब्रीड जो होता है वो इतना जल्दी थकता नहीं है, तो वो लोग बहुत बार आपको चांस देता है, बट लार्ज ब्रीड में उतना बार आपको टाइम नहीं देंगे। तो आपको एक तो प्रॉपर हैंडलर चाहिए। उसके बाद जब मेटिंग होने के बाद पहला 15 दिन और लास्ट का 15 दिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पहला जो 15 डेज है उस टाइम कंसीव होने का जो चांसेस रहता है वो टाइम रहता है, और लास्ट 15 डेज पपी ऑलरेडी पेट में थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट होता है, पेट बड़ा हो जाता है, तो तब आपको बहुत प्रोटेक्शन में रखना पड़ता है ताकि वो इंजर्ड ना हो जाए। जी जी। तो ये सब डिपेंड करता है। और उसके बाद आप बच्चे को कैसे रेयर कर रहे हैं, मतलब हम लोग जैसे बच्चा होता है तो फर्स्ट फ्यू डेज वी स्टार्ट विथ 6 टाइम, 6 बार खाना खिलाना। अगर देखते नहीं बच्चा 6 बार में कंफर्टेबल नहीं है तो उसको 8 बार कर देते हैं, मैंने दिन में 8 टाइम खाना खिलाना 3 घंटा बाद वो एकदम मोबाइल में अलार्म दे के खाना खिलाना पड़ता है। उसके बाद जितना बड़ा होता रहता है उतना हम लोग उसका टाइमिंग कम करते रहते हैं। जैसे पकड़ लीजिए अभी चल रहा है 4 बार दिन में, ठीक है, आफ्टर 6 आवर्स वी आर फीडिंग। और अभी जो मेरा पपी लोग है सब ऑलरेडी आज 38 डेज है, दे आर ऑलरेडी हैविंग नियर अबाउट 50 ग्राम्स ऑफ रॉयल कैनिन जायंट स्टर्टर ईच मील। और सर ये जो आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल को टेक केयर आप लोग खाना पीना क्या अलग होता है ना, अब जो सेम खाना वही? देखिए मैं वहीं पे मेन चीज़ करता हूँ कि मैं कोई वेजिटेबल यूज़ नहीं करता हूँ। अच्छा। अगर कोई आदमी वेजिटेबल यूज़ कर रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डोंट गिव एनी वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें गैस फॉर्म होगा। अच्छा। जितना गैस फॉर्म होगा उतना कंसीव पावर कम होता है, उतना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इश्यूज होता है। अच्छा। ठीक है। और अगर कोई वेजिटेबल देता भी है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गाजर पपीता ट्राई टू अवॉइड। पपीता तो डोंट गिव एट ऑल, और गाजर भी देना नहीं है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गैस फॉर्म होता है, उसको भी अवॉइड करिए। अच्छा। सिंपल चिकन राइस दीजिए जब प्रेगनेंसी और डॉग है, अगर आप रॉयल कैनिन या दूसरा कोई ड्राई फूड नहीं दे रहे हैं। और नहीं तो अगर आप कर सकते अभी ड्राई फूड में जो स्टार्टर पैक मिलता है, हर ड्राई फूड कंपनी का ही मिलता है, वो भी दे सकते हैं, लेकिन चिकन राइस देना बहुत बेटर है, ये मुझे लगता है, पर्सनली फील है। जी जी। और सर कोई एक्सरसाइज प्रेग्नेंट फीमेल को आप लोग नहीं, प्रेग्नेंट फीमेल को हम लोग 15-15 डेज, जो पहला 15 डेज है वी डोंट ट्राई टू मूव देम। ओके। जहाँ पे वैसा ही है, कोई उछल कूद पैदल चलवाना ये वो वी डोंट डू, और सीढ़ी में तो चढ़ना ही नहीं है। अच्छा।
उसके बाद जो लास्ट 15 डेज है, लास्ट 15 डेज में हम लोग फ्लैट सरफेस में हम लोग वही 5 मिनट 10 मिनट्स का वॉक कराते हैं। उससे क्या होगा, आपका डिलीवरी नॉर्मल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एवरी डे 5-15 मिनट्स का वॉक लास्ट 15 डेज चलता है, एटलीस्ट दिन में वंस। जी जी जी। अगर कोई 2 टाइम देता है वो भी दे सकता है। बहुत गर्म हुआ तो दिन में 1 बार दीजिए रात के टाइम, और अगर वेदर विंटर का टाइम है तो 2 टाइम आप दे सकते हैं 5 मिनट करके दिन में 2 बार। जी जी। और दादा, आप तो बहुत लिमिटेड ब्रीडिंग करते हो, अगर किसी को अगर आपके पास से बच्चा लेना हो तो आपके साथ कब कितना दिन पहले से कांटेक्ट करके रखें? क्योंकि लोगों का यही शिकायत है कि सर दादा के पास बच्चा बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि साल में 1 बार या ज़्यादा करके 2 बार मिल होता है, लेकिन वो पहले से बुक होता रहता है, तो किसी को ऐसे मतलब जो पहले बुक नहीं करता है उन लोग को नहीं मिलता है। वो हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं मतलब पपी मिल चलाना नहीं चाहता हूँ। जी जी। तो मैं हर 6 महीने में ब्रीड करने वाला ब्रीडर नहीं हूँ। अगर एक डॉग का ब्रीडिंग हुआ है तो नेक्स्ट सीज़न उसको रेस्ट देना ही है मुझे, उसके बाद वाला सीज़न में हम ब्रीडिंग कराएंगे, ऐसा ही मेरा फंडा रहता है जी। लेकिन जो मेरा पहले का इशू था कि मेरे पास लिमिटेड फीमेल था। हाँ। अभी मेरा लाइन में बाहर का भी लाइन हम एडअप किए हैं कुछ, और वो सब लाइन लेके मेरे पास अभी फीमेल्स है। तो आई होप मैं अभी जो ये शिकायत हो रहा है कि हम प्रॉपरली पपी ऑल टाइम नहीं दे सक रहे, शायद वो नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, बुकिंग तो है। बुकिंग जैसे इस बार भी जो बुकिंग है दैट इज़ ऑलरेडी नेक्स्ट लीडर का बुकिंग आना स्टार्ट हो गया है। जी 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 जी। तो बुकिंग तो है जो पहले से गिर रहा है और पहले से हो रहा है। तो ये तो डिपेंड करता है, अगर हम अच्छा सर्विस देंगे, अच्छा क्वालिटी देंगे, अच्छा डॉग देंगे, तो ऑब्वियसली इंसान तो हमसे ही लेने मांगेगा। सही बात। तो वही चीज़ पे हम फोकस करते हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में और कुछ नहीं। सही बात है। और दादा, आपको जो पर्टिकुलर बच्चा अगर कोई आपके पास से लेगा तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी आप लोग करते हो क्या? हाँ, ऑल ओवर इंडिया हम लोगों का डिलीवरी अवेलेबल है, बट दैट इज़ क्लाइंट हैव टू पे। ऑब्वियसली वो हम लोग पे नहीं करते हैं, वो ऑन टॉप ऑफ दैट होता है। जैसे जहाँ जहाँ पे एयर इंडिया का कार्गो जाता है वहाँ पे हम लोग बाई फ्लाइट भेज सकते हैं इफ़ क्लाइंट इंसिस्ट, और जहाँ जहाँ से फ्लाइट नहीं जाता है वहाँ पे बाई ट्रेन जाता है। हम लोगों का 2-3 डिलीवरी पर्सन है जी। हम डायरेक्ट उससे क्लाइंट से बात करा देते हैं। जी जी जी। अब उसके बाद क्लाइंट उसके साथ डील करता है। हाँ, मुझे पता है कि कितना होना चाहिए डिलीवरी चार्जेस। ओके सर। तो मैं उस हिसाब से क्लाइंट को गाइड करता हूँ कि दादा इतना होना चाहिए, इसके ऊपर आप मत बोलिएगा। जी 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 जी। बिकॉज क्लाइंट का सेफ्टी मुझे पहले देखना है, क्लाइंट का पॉकेट मुझे पहले देखना है। जी जी जी। और सर, आपके पास बहुत सारा चैंपियन आपके पास डॉग है, तो आप लोग बाहर में स्टार्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो क्या? हाँ, बाहर से आता है डॉग, वी प्रोवाइड देम, बट दैट इज ऑन कैश, नॉट ऑन पपी। ओके सर। ओके। क्योंकि स्टड सर्विस हम लोग बाहर से देते हैं, बाहर का बहुत सारा फीमेल आया है, हम लोग स्टड सर्विस दिए हैं। अगर क्वालिटी डॉग आपके पास फीमेल आएगा, हाँ ऑब्वियसली हाँ। क्वालिटी तो जैसे हम लोग के पास कोई भी फीमेल आता है, वो लोकल हो या बाहर का हो, वी ऑलवेज चेक द क्वालिटी फर्स्ट, और उसका पेपर है कि नहीं। विदाउट पेपर का हम लोग मेटिंग देते नहीं है। ओके सर। और सर, आप जहाँ पे आप सिचुएटेड हो, तो आपके आसपास कोई होटल मोटल, अगर कोई बाहर से आपके पास स्टार्ट लेने आएगा तो होटल का आसपास में होटल का हाँ, बहुत सारा होटल है, पेट फ्रेंडली बहुत सारा होटल है, वो आप लोग सब अरेंजमेंट कर वो अरेंज कर देते हैं। इवन वी गॉट आवर ओन फ्लैट्स नियर टू आवर हाउस। तो अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है वी आल्सो गिव उन लोगों को वहाँ पे भी रहने देते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं। बाहर से अगर कोई आएगा तो कोई दिक्कत का चांस नहीं, रहने का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। 2-5 दिन तो आराम से आदमी रह सकता है। जी 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 जी। तो मिलते हैं और नया वीडियो में। और सर, नया आपके पास पाइपलाइन में क्या क्या और पाइपलाइन किए हो, और पर्टिकुलर फ्रेंच मैस्टिफ को लेकर? हाँ, फ्रेंच मैस्टिफ के ऊपर जैसे अभी मेरा एक फीमेल और रेडी हो रहा है, जो इसका पेयर बनेगा, उसको भी रेडी किया जा रहा है। जी जी जी। तो उसको नेक्स्ट ईयर, हम लोग इस ईयर शो में उस हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं कर सका ड्यू टू मेटिंग एंड डिलीवरी ऑल दिस स्टफ्स वर देयर। जी जी। तो हम लोग इस बार शो में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है फ्रेंच मैस्टिफ लेके। फिर भी मेरा ब्रीड किया हुआ डॉग कलकत्ता का शब शो में उतरा था। जितना डॉग फ्रेंच मैस्टिफ का उतरा था सब हम लोग का कैनल का ही था, बच्चा लोग। जी जी जी। दे फाइट इन देम, वो अपने अंदर ही सब फाइट किया है।
जी जी और अभी जो पाइपलाइन में है तो वो फीमेल हम लोग रेडी कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर हम लोग शो में लाएंगे। हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो फीमेल और ये मेल को लेके, इसको भी वैसे ही रेडी किया जा रहा है। तो अभी जो उसके बाद हम लोग ब्रीडिंग के बारे में उस फीमेल का सोचेंगे, और उसके बाद एक्चुअली आई वांट कि जज क्या बोल रहा है ये दोनों को देख के, मुझे वो कमिटमेंट चाहिए, मुझे वो कमेंट चाहिए, प्रॉपर वर्ड एक कमेंट, मुझे वो कमेंट चाहिए कि जज खुश है कि नहीं स्टैंडर्ड लेके इसका या फीमेल का, कि ये लोग का स्टैंडर्ड सही किया गया है कि नहीं। उसके बाद ही हम लोग ये लोग को ब्रीडिंग के बारे में सोचेंगे, उससे पहले ब्रीडिंग के लिए नहीं। अभी जैसे प्रिंस ब्रीडिंग कर रहा है, प्रिंस ब्रीडिंग करेगा, उसके साथ अभी फिलहाल हम लोग का और 3 फीमेल है, वो 3 फीमेल सपोर्ट में रहेगा। और जब वो फीमेल रेडी हो जाएगा, हम लोग का ये मेल भी रेडी हो रहा है, तो आई डोंट थिंक वी विल हैव एनी मोर इश्यूज। तो नेक्स्ट शो सीजन में बहुत सारे डॉग आपका शो में देखा जाएगा। राइट, नेक्स्ट ईयर भी हम लोगों का जो लास्ट टाइम का सीजन का जो बच्चा है, जैसे इसका साथ में जो बच्चा था या प्रिंसेस का जो लीटर था नेक्स्ट लास्ट ईयर का, जी जी, तो वो सब बच्चा भी इस बार शो में उतरेगा नेक्स्ट ईयर, एंड दे आर सुपर्ब। प्रिंसेस का लास्ट लीडर का जो बच्चा इस बार शो में उतरेगा, कलकत्ता का शो में, आई कैन बेट यू ऑन दैट, यू शुड वॉच। वो सब बच्चा बहुत 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 बढ़िया क्वालिटी का है। तो वो सब बच्चा इस साल आप ग्राउंड में देख सकेंगे, जो अक्टूबर सितंबर से स्टार्ट होगा, बिकॉज वो लोग का ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो वो लोग का ओनर भी सब बहुत अच्छे हैं, वो लोग शो में इंटरेस्टेड है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर नेक्स्ट अपकमिंग शोज के लिए, और आपका बच्चा और नाम करे, आपका कैनल का नाम और मतलब नेशनली तो फैल चुका है, अगर इंटरनेशनली फैलेगा तो वही हम लोग वेट कर रहे हैं। जस्ट आप लोग का ब्लेसिंग चाहिए, मैं तो प्रेयर करता रह रहा हूँ और मेहनत करता रहा हूँ। अब आप लोग ब्लेसिंग करिए, और सब मिलके ब्लेसिंग करेगा तो ऊपर वाला भी शायद सोच लेगा, और ऊपर वाला भी हमको ब्लेस कर देगा। बराबर बराबर। अदरवाइज वी आर वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।